नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे एल निन्यो की और साथ ही साथ जिस तरह की बारिश हमने जुलाई में आते हुए देखी है और उसका खरीफ बुआई पे किस तरह से असर पड़ा है। दालों की चर्चा करेंगे जहां पर 10% से ज्यादा की बुआई नंबर्स हमने यहां पर पिछले साल के कंपैरिजन में गिरते हुए देखे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे यहां पर चीनी की अवेलेबिलिटी की, एल निन्यो की और साथ ही साथ क्रूड प्राइस इंपैक्ट यहां पर एथेनॉल पर किस तरह पे रह सकता है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं आईपीजीए के सेक्रेटरी सतीश उपाध्याय, श्रेणुका शुगर्स के डायरेक्टर अतुल चतुर्वेदी एंड मोतीलाल ओसवाल के सीनियर वीपी नवनीत दमानी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा में शामिल करें, सबसे पहले बात यहां पर कच्चे तेल की, क्योंकि ईरान पर दिए डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कच्चे तेल में जोरदार तेजी देखने को मिली है। प्राइसेस हमने $79 अ बैरल पर आते हुए देखे हैं। सोमवार को ये 71 पे थे, यानी कि करीब 11% की तेजी यहां पर पिछले 2 दिनों में देखने को मिली है। आपको सुनवाते हैं कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कहा कि कच्चे तेल में तेजी लौटी है। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. ऑलराइट, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का आज बयान नेटो की तरफ, वो नेटो की मीटिंग में थे बेसिकली, और उसके साइडलाइंस में उन्होंने ये चर्चा की है, जहां पर जो कुछ सुनते ही ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल प्राइसेस में जोरदार तेजी देखने को मिली। नवनीत, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को करंट लेवल्स पे? और एक और इंटरेस्टिंग डेटा जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है वो ये कि हमने 45 मिलियन बैरल्स यहाँ पर ईरान का क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करते हुए तो देखा, लेकिन 90% ऑफ दैट किसी कंट्री ने खरीदा नहीं है। वॉटेक्स की रिपोर्ट दिखाती है कि 58 मिलियन बैरल्स ईरानियन ऑयल ऑन वाटर्स है। ज़्यादातर कंट्रीज ये देख रही थी कि क्या क्लैरिटी है, यूएस सैंक्शंस का क्या असर है, उसके बाद वो ईरान का तेल लेने वाले थे, तो क्लियरली वो क्लैरिटी आई नहीं और इतना सारा ईरान ऑयल ईरान बेच नहीं पाया है, वो ऑन वाटर्स है। नवनीत, कैसे देखते हैं आप ये सारी की सारी रिपोर्ट्स एंड यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट? नवनीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? नवनीत, आप म्यूट पर हैं, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। नवनीत, आप अभी भी म्यूट पर हैं। ऑलराइट, नवनीत के पास जाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस आज हमारी ऑफ कोर्स हेडलाइन यहाँ पर है और आपके सामने प्राइसेस लेकर भी आएंगे। जिस तरह से हमने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ देखा है, हाई ड्यूरिंग द टाइम अप्रैल में $120 था, उसके बाद हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 68 तक प्राइसेस जाते हुए देखे हैं, उसके बाद 79 का लेवल आज है। मंडे को 71 के प्राइसेस थे, फिलहाल हमने 79 के लेवल्स आते हुए देखे हैं। ईरान अपना तेल बेच नहीं पाया है। चाइना के रन रेट्स यहाँ पर 9 साल के लोज पर हैं, यानी कि चाइना ने भी वो ऑयल नहीं खरीदा है। और अगर हम ओवरऑल CFTC के डेटा के हिसाब से नंबर्स देखें तो शॉर्ट पोजीशंस यहां पर लगातार काफी बनती हुई नजर आई हैं। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशंस क्लोज यहां पर हुई हैं। इसका मतलब है काफी तेजी से यहां पर कच्चा तेल खरीदा गया है शॉर्ट्स के द्वारा और फ्रेश लॉन्ग्स के द्वारा, और उसका सीधा रिएक्शन हमने यहां पर क्रूड प्राइसेस में आता हुआ देखा है। नवनीत, आपकी क्या सेंस है क्रूड प्राइसेस को लेकर? क्रूड और सिल्वर टिपिकली एक अलग ही डोमेन में बिहेव करते हैं। व्हेन जब बढ़ रहे थे तो जो रैली थी वो भी थोड़ी ओवरशूट हो गई थी, और इस वक्त प्राइस करेक्शन के टाइम भी काफी गिर के ऑलमोस्ट $65 के आसपास आ चुके थे। मेरा मानना यह है कि रियलिस्टिकली थोड़ा सा ओवरशूट होने के बाद अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 70 टैंकर रिपोर्टेडली पास हुए, जिनमें से कोई खास लेवाली रिपोर्ट नहीं की गई है। और अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो बयान है उसके चलते दे हैव सैंक्शनड, और प्रोबेबली एक सैंक्शन आ सकता है जहां पे किसी को भी ईरानियन क्रूड ऑयल बाय करने के ऊपर एक टैरिफ या सैंक्शन लग सकता है।
तो कुल मिला के मार्केट से अच्छा खासा जो एक ऑफ टेक है वो थोड़ा सा स्लो होने की आशंका है एंड कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी फिर से बढ़ रही है और मार्केट थोड़ा सा ओवरशूट है, ओवर रिएक्ट कर रहा है। ये तीनों चारों कॉम्बिनेशन एक साथ में देखने मिल रहा है जिसकी वजह से एक रिबाउंड प्राइसेस में लास्ट कुछ दिनों में देखने मिला है। मुझे लगता है कि ये बहुत सस्टेनेबल नहीं है और WTI मे बी एट बेस्ट 75-76 के आसपास या ब्रेंट 80-81 के आसपास जाके फिर से कंसोलिडेशन के रूप में आ जाएगा। बिकॉज़ जहाँ पर इन्फ्लेशन का कंसर्न है वो इंटरेस्ट रेट प्रोटेक्ट करने के लिए काम आएगा। बट दूसरी तरफ अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, $60-65 के आसपास आ गए, तो वो कहीं न कहीं आपके फिस्कल मैथ को गड़बड़ाते हैं। तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि इतने मैसिव रिएक्शन या इतने मैसिव स्विंग्स आप क्रूड ऑयल प्राइसेस में देखें। तो एक स्टेबिलिटी के तौर पे ये रिबाउंड को ट्रीट करना चाहिए एंड कहीं न कहीं $75-78 के आसपास आके स्टेबल होके कंसोलिडेट होने लगे क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये अगले कुछ हफ्तों के लिए बाय पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल राइट, जहाँ तक क्रूड की बात है, ये वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहे हैं। अपने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के टाइमिंग से हमने बढ़त आते हुए देखी थी और हायर पॉइंट से क्रूड प्राइसेस 40% गिर चुके हैं, आज 6% ऊपर हैं और मंडे के मुकाबले करीबन 11% की तेज़ी देखने को मिली है। तो काफ़ी वॉलेटाइल यहाँ पर क्रूड प्राइसेस हैं। नवनीत, आपने चांदी की यहाँ पर बात की और वहाँ पर भी काफ़ी हद तक यही हाल हमने आता हुआ देखा है। चांदी की मेकिंग कॉस्ट $15 से $20 पर आउंस होती है। हमने 120 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए देखे इस साल में, उसके बाद अब 60 के आसपास के लेवल्स। तो सारी कमोडिटीज का काफी हद तक वही हाल है। वेल एब्सोल्युटली 120 जस्टिफाई करना डिफिकल्ट है तो $50 भी नीचे में जस्टिफाई करना डिफिकल्ट है मनीषा जी। एंड हमने देखा है कि नैरेटिव काफी हद तक जो था कि $60 पे वो $90 पे भी सेम ही नैरेटिव था और $120 पे भी सेम ही डिमांड सप्लाई सिनेरियो या जो एंड केस यूज हम बता रहे थे वही लागू हो रहे थे। इस बार हमें देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में एक रिबाउंड आया है जिसके चलते गोल्ड सिल्वर दोनों में प्रेशर देखने मिल रहा है और रेट हाइक पॉसिबिलिटी दूसरा बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से एक प्राइस करेक्शन आया है। कुल मिला के अगर रेट हाइक पॉसिबिलिटी डिमिनिश होती है, शायद इस साल में एक ही रेट थी यहाँ पर। उस टाइम पे गोल्ड प्राइसेस $2500 प्रति आउंस पे थे। हमने 5600 का ऑल टाइम हाई इस साल में आता हुआ देखा है। हम 100 के आसपास के लेवल्स पे फिलहाल हैं। जिस तरह की वॉलिटिलिटी हमने यहाँ पर गोल्ड में आते हुए देखी है, करंट लेवल्स बाइंग के लिए अच्छे हैं या फिर आपको लगता है यहाँ पर भी कुछ और मुनाफा वसूली बाकी है? वेल ना प्रेसिडेंट ट्रम्प मानेंगे और ना ईरान की गवर्नमेंट मानेगी कि किसी भी तरह का ट्रूस या समझौता हो। हमें आने वाले दिनों में भी वोलेटिलिटी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 60 दिन तो छोड़ दीजिए, 6 दिन भी शांति से नहीं निकले तो अंडरस्टैंड कि यहाँ पर और मुनाफा वसूली और आई थिंक वोलेटिलिटी आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है एंड नॉट जस्ट ईरान, बाकी सारे देश भी इसके अंदर धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने लगेंगे बिकॉज ये तरह की वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं मार्केट का पूरा इक्विलिब्रियम गड़बड़ा रहा है। ओवरऑल रेट हाइक प्लस वॉर अनसर्टेनिटी ये दोनों ही चीज गोल्ड प्राइसेस को थोड़ा सा दबाव में लाए हुए हैं एंड मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा और करेक्शन या थोड़ी सी और पेशेंस रखना चाहिए वेयर यू विल गेट बेटर एंट्री लेवल्स। जैसे मैं क्रूड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक शायद बॉटम हो चुका है और सिल्वर में और गिरावट आ सकती है, उसी तरह से गोल्ड में भी करीब करीब 3900 से 3800 के बीच एक लेवल रहेगा जहाँ पे आप अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी में तैयार सोच सकते हैं। बट फिलहाल के लिए और $150 से $200 की यहाँ पर जगह है नीचे जाने के लिए, तो वहां पर तक का वेट करिए। शायद वो 2-4 दिन में आ जाए या शायद अगले हफ्ते में आए, बट वील हैव टू वेट एंड पॉइंट टेकन। नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जो लोग यहाँ पर शायद रख भी रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी रख रहे हैं, लेकिन एक कंसेंसस अब यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ नजर आया है कि सोने और चांदी दोनों में अभी गिरावट बाकी है और अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी रुक सकते हैं। अगले 4 से 8 हफ्तों में सोने चांदी अपना शायद एक नियर टर्म बॉटम बनाते हुए नजर आएंगे। बल्कि तो बात हुई यहाँ पर प्रेशस मेटल्स की और नॉन एग्री की, लेकिन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेंगे। अतुल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और मेरा एक सवाल पिछले कई दिनों में यही रहा कि कच्चे तेल में इतनी गिरावट आ चुकी है, अपने हाई से 42% गिर चुका है, एथेनॉल को कौन पूछेगा, लेकिन क्लियरली राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि वापस जिस तरह से 10-12% की तेजी यहां पर कच्चे तेल में इसी हफ्ते में देखने को मिली है, किस तरह का रिएक्शन आप यहां पर एलाइड रिन्यूएबल्स एथेनॉल में आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, रिन्यूएबल्स में तो डेफिनेटली आप देख रही हैं कि जून मंथ में ऑटोमोबाइल कितनी ज़्यादा बिकी हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो फायदा मिला है, मैं समझता हूँ ईवीज को मिला है इंडिया के अंदर। एथेनॉल को कितना मिलेगा ये काफ़ी हद तक ट्रम्प अंकल के ऊपर डिपेंड करता है, उनका क्या मूड रहता है और ये क्रूड को कहाँ तक पहुँचा देंगे। तो अभी तो सारी चीज़ें दारोमदार इसी के ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरा एक जरूर मानना है कि मैं समझता हूँ इस बार जितना पहले क्रूड ऊपर उठा था, शायद उतना ऊपर उठाना थोड़ा मुश्किल होगा
और कहीं ना कहीं इस लेवल पे ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा आएगी, पर यू नेवर नो, यू नेवर नो। जी हाँ। एक और चीज़ यहाँ पर, और वो चीनी की बुआई को लेकर है, जहाँ पर हमने नंबर्स अच्छे आते हुए देखे हैं। मॉनसून का कोई बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ा है। शुगर सोइंग, शुगर क्रॉप और जो पूरा शुगर का कंट्रीब्यूशन अब एथनॉल में है, जो कि काफ़ी गिर चुका है ग्रेन्स के सामने, वो सारे ही मैट्रिक्स कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं नहीं समझता कि शुगर का कंट्रीब्यूशन अभी आने वाले दिनों में या आने वाले साल में कोई बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कॉन्ट्रेरी टू वट एवर वी बीन लिसनिंग, आज मैं अपने टीम से भी बात कर रहा था, उन लोगों का कहना है ये कि इस बार भी साहब लगता है कि पिछले साल के मुकाबले में क्रॉप थोड़ी नीची रहेगी, क्योंकि जो अभी तक का मॉनसून की वो थी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन केन ग्रोइंग एरिया में, वो उतना बढ़िया नहीं रहा है। पिछले 2-4-5 दिन से तो ठीक हो गया है, पर मराठवाड़ा इलाका अभी भी थोड़ा सा कम है। तो एंड सेकेंडली, एक जो सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि शक्कर के दाम आज की तारीख में काफी अच्छे हो गए हैं। समझ लीजिए 42 रुपए की रेंज हो गई है महाराष्ट्र कर्नाटका में, और यूपी हो गई कि 45 रुपए के आसपास। तो जब इतना ऊंचे हो गए तो इससे चांसेस ये हैं कि जो क्रशिंग है वो जल्दी शुरू हो जाए इमेच्योर गन्ने से, और अगर इमेच्योर गन्ने से हो गई तो मैं समझता हूँ ओवरऑल रिकवरीज पे भी नंबर काफी डाउन होगा। तो वी विल हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। और क्रॉप थोड़ी वैसे भी लगता है कि अफेक्टेड तो होगी, और जहां तक इस साल की सोइंग का सवाल है, उसका इफेक्ट तो नेक्स्ट ईयर में दिखाई देगा। तो अभी तो कहेंगे गन्ना एक लंबी क्रॉप होती है, तो इस साल तो इसका कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। बट हाँ, डेफिनेटली मैंने आपको पिछली बार भी शेयर किया था कि इस बार गन्ने के रकबे में कोई बहुत ज्यादा रद्दोबदल नहीं होगी, मार्जिनल 1-2% बढ़ सकता है, जो अभी दिखाई दे रहा है। पॉइंट टेकन। अतुल जी, एक और चीज़, और हमने काफ़ी स्ट्रांगली सरकार को, एसोसिएशंस को, कंपनीज को यहाँ पर एथनॉल पुश करता हुआ देखा है, मिथ्स बस्ट करता हुआ देखा है। आपको लगता है कि ये वन ऑफ नहीं हो सकता, मे बी इसकी ज़रूरत आगे जाकर लंबे तौर पर पड़ेगी? डेफिनेटली एथनॉल तो जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, आई थिंक इट इज डेफिनेटली अ गुड प्रोग्राम। और मैंने पहले भी आपको साथ शेयर किया था कि ये जो अगला साल है, जहां तक गन्ने का सवाल है, और शायद मक्के का भी, प्रॉब्लम ज्यादातर रहेगी फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी की। तो मैं समझता हूँ कि अगले साल तो कोई बहुत ज्यादा स्केल अप होता दिखाई नहीं देता, और वैसे भी सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट माइट ऑल्सो वांट टू गो अ लिटिल स्लो एंड लेट थिंग्स स्टेबलाइज बिफोर 22% या 25% के आसपास लेके चलें। बट ये डेफिनेट है कि थोड़ा स्लो डाउन तो होगा, क्योंकि फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी विल बी पुअर नेक्स्ट ईयर। एक फाइनल सवाल अतुल जी, और इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस आप कैसा बनता हुआ देख रहे हैं? मैं आज रैबो बैंक से बात कर रही थी, उनका कहना था कि 16 का लेवल हम बहुत जल्द यहाँ पर निकालते हुए नजर आएंगे। 16 का लेवल देखिए फ्यूचर में ऑलरेडी दिखाई देने लग गया है। तो मेरा तो मानना है कि ओवरऑल शुगर एज अ सेक्टर इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली दोनों तरफ मजबूत है। और ये मैंने आपसे पिछली मरतबा भी शेयर किया था कि आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ये 44-45 का लेवल हिंदुस्तान में दिल्ली साइड या नॉर्थ में हो जाए, और 42-43 का लेवल महाराष्ट्र और कर्नाटका में हो जाए। इंटरनेशनली ऑल्सो 16 सेंट हो जाए, मुझे कोई ताजुब नहीं है। 15 तो क्रॉस कर ही चुका है। तो सोया में वो एक बार अगर इसमें मोमेंटम बन गया तो थोड़ा और भी ऊपर जा सकता है। और फिर अगर ये पेट्रोल और ये क्रूड के प्राइसेस फिर एलिवेटेड रहे और नॉर्थ बाउंड रहे, तो दैट विल आल्सो गिव अ फिलिप टू एथेनॉल इन ब्राजील, तो डाइवर्जन बढ़ भी सकता है। तो पॉइंट टेकन। ओवरऑल इट्स कंस्ट्रक्टिव फॉर शुगर सेक्टर। बट एक ही चीज है हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में कि क्रॉप लुक्स टू बी नॉट एज हंकी डोरी एज हम लोग सोचते थे पहले। पॉइंट टेकन। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल, वो चीनी और एथेनॉल की कहानी है, जहां पर कंट्रीब्यूशन एथेनॉल में चीनी का शायद ही बढ़ता हुआ नजर आए। ग्रेन ने ऑफकोर्स यहाँ पर ऑलरेडी लीड ले ली है। फसल हल्की सी यहाँ पर कमजोर रह सकती है। और जहां तक प्राइसेस की बात है, वेल 42-45 जैसे स्तर पैन इंडिया हम यहाँ पर बनते हुए देखेंगे।
से सतीश उपाध्याय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्कार। बुआई के नंबर्स हमने लगातार गिरते हुए देखे हैं, स्पेशली दालों के लिहाज से 10% नीचे पिछले साल के कंपैरिजन में। कैसे रीड करेंगे बुआई की, कहां तक की विंडो है, आपको लगता है ये भरपाई हो पाएगी? थैंक यू मनीषा जी। मनीषा जी, ऐसा है कि अपने को सबको पता है कि लास्ट मंथ बहुत डिफिकल्ट गया और जुलाई से आते ही काफी होप हुई, काफी अच्छी बारिश हुई स्पेशली सेंट्रल इंडिया में। और इससे जो डिफरेंस था वो धीरे धीरे घटते गया। हमारा ऐसा मानना है कि जैसा खरीफ में 3 मेजर क्रॉप होती है, तुअर की, उड़द की और मूंग की। तो तुअर जो थी हम 5 तारीख की इसीलिए कवर आएगी, थोड़ा आ रही थी या जो दिख रही है और कर्नाटका में दिख रही है। कर्नाटका में इस बार अभी तक काफी पीछे चल रही है तुअर की सोइंग की हुई है जुलाई के फर्स्ट वीक से। इसमें मॉइस्चर लेवल भी रहेगा और इसमें सोइंग की हम काफी तक रिकवरी हो जाएगी, कोई डिफिकल्टी लगती नहीं है अभी फिलहाल। फिर भी इतना ही है कि 1 महीना क्रॉप लेट हो गई है, उसका एक कंसर्न है। और आपको लगता है उतना बफर स्टॉक्स यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में है, उस 1 मंथ की डिले हम फैक्टर इन कर चुके हैं? यस यस यस, बफर स्टॉक अपने पास काफी कंफर्टेबल है। 4.3 मिलियन टन का बफर स्टॉक है। पोर्ट पर भी ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन का माल है। पीछे से सप्लाई में कोई डिफिकल्टी नहीं है। मटर पे, मसूर में, उड़द में, तुअर में सारी सप्लाईज काफी अच्छी है। सारे ओरिजिन्स पे काफी अच्छी क्रॉप की रिपोर्ट है और कोई तरह का डिफिकल्टी दिख नहीं रहा। इनफैक्ट इंडिया में ही सारे सबसे लोएस्ट प्राइसेस अभी इंडिया में सारे ओरिजिन के। और इंडिया में थोड़ा गिराकी का भी अभाव है, तो ऐसा कोई इस बार अभी फिलहाल तो पल्सेस को कोई तरह से कुछ डिफिकल्टी दिखती नहीं है। सतीश जी, अभी आज जैसे आपने कहा एज ऑफ नाउ प्राइसेस कमजोर हैं, लेकिन आगे जाकर किस तरह की नंबर्स बनता हुआ देखेंगे? मॉनसून्स में यूजली ऐसा माना जाता है कि दालों की डिमांड वापस निकल के आती है, वेजिटेबल्स इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, क्या वो बनता हुआ देखेंगे? उसका लेकिन सप्लाई साइड बहुत स्ट्रांग है अभी, सप्लाई काफी अच्छी है। मानसून का पहले ही इनकैश कर लिया था लोगों ने, काफी अच्छे स्टॉक्स है मार्केट में। ट्रेडर्स के पास भी अच्छे स्टॉक्स है, पोर्ट पर भी अच्छे स्टॉक है और गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक है, तो वो इंटरवीन करते आ रही है। गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ से इंटरवीन करना चालू कर दिया था कि फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, तो गवर्नमेंट को लग रहा था कि कोई तरह से इन्फ्लेशन में पल्सेस का कहीं जिक्र नहीं आए। तो काफी स्टेट्स में इलेक्शंस भी है इस साल आने वाले टाइम में, तो गवर्नमेंट काफी कॉशियसली चल रही है और पल्सेस को काफी पेनी नजर रखी हुई है गवर्नमेंट ने। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी स्पाइक आने जैसा लगता है। थोड़ा 2-5% तक का या 10% तक का कोई अप डाउन हुए तो बात अलग है। आगे लेकिन बड़ी तकलीफ दिखती है कि अगर रबी की फसल में या फिर ये अल्नीनो क्या इफेक्ट लेता है, क्योंकि अभी ये जो रेंज आई थी, ये थोड़ी सी नॉर्थ साइड से प्रेशर होने की वजह से आई थी और बे ऑफ बंगाल में प्रेशर हो गया था, उस वजह से ये जो स्पेल आया है। लेकिन अल्नीनो का कितना इफेक्ट आता है, क्या एक्चुअली अभी भी डायस्पोरा का वही पोजीशन है, क्योंकि वहाँ पे फिर भी पैसिफिक अरेबियन सी में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो ये बहुत बड़ी कॉज है। आगे रेन कैसी रहती है, जुलाई के बाद कैसी रहती है, अगस्त में कैसी रहती है, क्योंकि अगस्त सितंबर की रेन के बाद ही मॉइस्चर लेवल बनेगा, तो ही रबी की फसलों को हम लोग सोच सकते हैं। क्योंकि रबी की बड़ी फसल होती है, खरीफ की फसल छोटी होती है। रबी में अपनी चने की फसल ऑलमोस्ट 112-13 मिलियन की होती है, प्लस मसूर की फसल होती है ऑलमोस्ट 2 मिलियन टन की। तो ये दोनों फसलों को वॉच करना है कैसा है। बाकी खरीफ की फसलों में मुझे लग रहा है सोइंग अभी तक पता है, एक सोइंग स्पेस पकड़ गया है, रिकवरी लग रही है सोइंग की, क्योंकि मॉइस्चर लेवल सब जगह सेंट्रल इंडिया में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में, एमपी में, राजस्थान में सब जगह अच्छी बारिश हो गई है और सोइंग का पहला फेज तो अच्छा लग रहा है। आगे कैसा वेदर और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन रहता है, उस पर थोड़ा सा जोर देने जैसा है। बाकी फर्स्ट इनिशियल स्टेज तो कवर कर लेंगे, लास्ट ईयर के बराबर सोइंग हो जाएगी। थोड़ा बहुत अगर 5-10% कम हुआ तो तुअर का भी लग रहा है, लेकिन तुअर का विंडो ओपन है, तो हमको लग नहीं रहा है कि कोई भी तीनों प्रोडक्ट में कोई लास्ट ईयर से कम सोइंग दिखेगी। सिर्फ लेट हो गया है 1 महीना, ये एक कंसर्न है, 1 महीने का कंजम्पशन का कंसर्न रहेगा। ओके सतीश जी, काफ़ी हद तक एग्री इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं कि अगर दालों में या खाने के तेलों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस में इजाफा देखने को मिला तो सरकार यहाँ पर नए मेजर्स लेके आ सकती है। जैसे आपने कहा लगातार इंटरवेंशन है ही, कोई और मेजर की एक्सपेक्टेशन है या फिर आपको लगता है सरकार इसे ठीक तरीके से मैनेज कर लेगी? अभी देखिए, अभी कोई मेजर का जरूरत तो दिखता नहीं है, क्योंकि सारे प्राइसेस एमएसपी के नीचे चल रहे हैं और सरकार नहीं चाहेगी कि
एमएसपी के नीचे प्राइस रहे और मेजर आ जाए तो वो एक डिस्करेजिंग फैक्टर होगा सोइंग में आने वाली फसल को। तो अभी फिलहाल तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है। सिर्फ इतना ही है कि जो नया एफटीए साइन हो रहे थे, आज भी मैं सुबह ऑस्ट्रेलिया के साथ में चैट पे था, तो उनका यही मानना हो रहा है कि एफटीए होगा तो हमारे यहाँ से ड्यूटी निकालना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट अभी कोई तरह का ड्यूटी में या कोई तरह का नया स्टेप लेगी जिससे और डिस्करेज होकर प्राइसेस नीचे जाए। प्राइसेस कंफर्टेबल लेवल पे है, सारे एमएसपी के नीचे है और उल्टा यहाँ से बहुत बड़ी तेजी भी नहीं दिख रही है अभी हाल फिलहाल में। पॉइंट टेकन। सतीश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एज ऑफ नाउ स्थिति यहाँ पर इन कंट्रोल नजर आती है, सरकार ने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है, लेकिन कंसर्न रबी को लेकर, एल निनो को लेकर आगे बन सकती है, तो उसके ऊपर ऑफकोर्स यहाँ पर नजर रहेगी। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर आएंगे आवाज समाचार।